लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आज गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी की ओर से पारित प्रस्ताव में पार्टी के चुनावी एजेंडे की झलक दिखी। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगाया गया और सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मंगलवार को गांधीनगर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इसमें देश के हालात, चुनौतियों और लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीतिक झलक साफ दिखाई दी। इस कार्यकारिणी में देश की वर्तमान परिस्थितियां, चुनौतियां और अगले चुनाव पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। उस आश्वासन को लेके कि कांग्रेस जनादेश के बाद देश को एक सच्ची सरकार देगी, वो सरकार जो कहा है वो करके दिखाने की क्षमता रखती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बैठक को संबोधित किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि देश के लोगों का, मतदाता का, नौजवान का, किसान का, उनका जो ध्यान है उनके पिछले 5 साल की वायदा खिलाफी से हटा दिया जाए। प्रधानमंत्री लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं केवल चुनावी राजनीति और वोट की राजनीति के लिए। हम उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में आतंकवाद और देश के दुश्मनों को कठोर संदेश दिया गया है। इसमें कहा गया कि दुश्मनों के नापाक एजेंडे के खिलाफ देश एकजुट और मजबूत है। भारत एक सशक्त लोकतंत्र है और उसे अपने बहादुर सुरक्षा बलों पर गर्व है। इससे पहले कांग्रेस नेता साबरमती आश्रम में आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। कार्यकारिणी की बैठक के बाद कांग्रेस ने आज अहमदाबाद में जन संकल्प रैली की। इसमें कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंच से रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में जो हो रहा है वो निराशाजनक है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोगों के भविष्य के लिए है। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। रैली में पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों की मदद नहीं की। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सेना की कार्रवाई को राजनीति से जोड़ना गलत है। एक निजी चैनल से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारी फौज प्रोफेशनल है, पॉलिटिक्स से एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस रखती है, डोमेस्टिक अफेयर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होती और देश की रक्षा करने के लिए एकदम प्रोफेशनल रहती है। इसलिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता को या व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को भी यह समझ में रहना चाहिए, चाहे वो मेरा समर्थक हो चाहे मेरा विरोधी हो,
कि आपको एकदम आर्म्ड फोर्सेस को पॉलिटिकल प्रोसेस से एक डिस्टेंस पे रखना चाहिए और इसी में जो हमारी डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। मेरा सिर्फ कहने का ये उद्देश्य है कि इस विषय को हमें देश की भीतरी राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने ब्लॉग में उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने एजेंडा 2019 भाग 2 प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत विकसित करना के नाम से ब्लॉग लिखा है कि कांग्रेस पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रही थी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं वो काफी गलत है। एक दूसरे ब्लॉग के जरिए अरुण जेटली ने कहा कि महागठबंधन प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों का आत्मघाती गठजोड़ है और लोकसभा चुनाव में लोगों को मोदी या अराजकता में से एक का चयन करना है। अरुण जेटली ने आगामी आम चुनाव को मोदी यानी निश्चितता और बनाम अराजकता के बीच होने वाला चुनाव बताया। उन्होंने कहा कि देश के सत्ताधारी पक्ष के पास ऐसा नेतृत्व है जिस पर लोगों का भरोसा है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अलग अलग वजहों के चलते टीएमसी के 5 मौजूदा सांसद इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। पार्टी ने अभिनेत्री मुनमुन सेन को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दार्जिलिंग से अमर सिंह राय उम्मीदवार होंगे। कृष्णानगर से महुआ मैत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। कूच बिहार से परेश चंद्र अधिकारी और इस्लामपुर से कनाई लाल अग्रवाल को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार पार्टी ने 41% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, असम, ओडिशा और अंडमान में अपने उम्मीदवार इस बार उतारेगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ टीएमसी समेत कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा सीपीएम के विधायक खागेन मुर्मू और कांग्रेस विधायक दुलाल चंद्र ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पुत्र सुजय विखे पाटिल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संकल्प पत्र पर जनता से मिले सुझावों पर लंबी चर्चा हुई। संकल्प पत्र समिति के सदस्य संजय पासवान ने बताया कि ये लोगों के सुझाव से बना पीपल्स मैनिफेस्टो होगा, जिसमें राम मंदिर और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का जिक्र होगा। लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है। चुनाव में सबसे अहम चुनावी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 125 जगहों पे हम लोगों ने मीटिंग किया है और ये बड़े उत्साहवर्धक हमारे लिए है कि नौजवानों ने, महिलाओं ने, लेबर ने, वर्कर्स ने, एम्प्लॉय ने आगे बढ़ करके 20 लाख से भी अधिक सलाह दिए हैं हम लोग को और फीडबैक दिए हैं। उन तमाम फीडबैक का प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग के बाद से हम चाहेंगे कि उसमें जो चीज़ छूटे है उसको शामिल किया जाएगा हम लोग। तो कुल मिलाकर हम लोग ये इस बात में कामयाब अभी तक हुए हैं कि पार्टी मैनिफेस्टो को हम लोगों ने पहली बार पीपुल मैनिफेस्टो या पीपुल विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं। संकल्प पत्र में पार्टी का सबसे ज्यादा जोर सरकार की विकास की योजनाओं से लेकर किसान कल्याण पर होगा। साथ ही इसमें राम मंदिर बनाने और कश्मीर से जुड़ी धारा 370 का भी जिक्र होगा। संजय पासवान के मुताबिक आतंकवाद पर सरकार के सख्त रुख और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई को भी संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। कॉन्फिडेंस सीबीएम्स का भी और सीटीएम्स का भी
जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है, खासकर राजनाथ सिंह जी ने इस टर्म को ईजाद किया है। तो ये CTM करके हम लोग करेंगे कि कैसे टेररिज्म को काउंटर किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके लिए हम लोग चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, LWE का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, या हमारे बाहर के जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं उनका हो, उस पर हम लोग पूरा एक इफेक्टिव ये कह सकते हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं और जनता में ले जाएंगे, और जनता का उस पर हम लोग चाहेंगे जनता का समर्थन सहयोग भी मिले हमको। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 52 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सुशासन और सबका साथ सबका विकास का वादा किया गया था। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई पर नियंत्रण, आतंकवाद का खात्मा और अदालत के आदेश से राम मंदिर बनाने की बातें थीं। बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र के अधिकतर वायदों को NDA की सरकार ने पूरा किया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए महागठबंधन की विपक्षी दलों की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। BSP प्रमुख मायावती ने साफ किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। BSP की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई चुनावी समझौता या तालमेल नहीं करेगी। BSP सुप्रीमो ने एक बयान में ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन आपसी सम्मान और साफ नीयत के आधार पर किया है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 और BSP 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 सीटें RLD को दी गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए 2 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें रामजी लाल सुमन को हाथरस से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं भदोई लोकसभा सीट से राजेंद्र S. सिंह को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। साथ ही चुनाव आयोग की कोशिश है कि धन बल के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसको हम लोगों ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का नाम दिया है और इसमें हमने हर जनपदों में काफी सारे विद्यालयों को चिन्हित किया है, जहां पर एक क्लब की स्थापना की गई है जो बच्चे इस पूरे प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएंगे और अपने परिवार तक, अपने मोहल्ले तक, अपने बूथ तक ले जाएंगे। जिन एरियाज में ऐसे अच्छे स्कूल नहीं हैं, वहां पर BLO के माध्यम से एक मतदाता पाठशाला, जिसको हम चुनावी पाठशाला भी कहते हैं, उसका गठन किया गया है। उसमें प्रत्येक गांव के कुछ लोगों को दिया गया है और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो इस चीज को बढ़ाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने की भी कोशिशों में जुटा हुआ है। साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ से भी एप्लीकेशन के अलावा टोल फ्री नंबर समेत कई और पहल की गई हैं, जिनसे कि जन भागीदारी बढ़ाई जा सके। कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको पहले अपने शपथ पत्र में उसका विवरण देना होता था। इस बार इसमें एक प्राविधान और जोड़ दिया गया है। वो प्राविधान ये है कि शपथ पत्र के साथ साथ जो विड्रॉल की अंतिम तिथि होती है, विड्रॉल का दिन होता है, उससे लेकर के मतदान के दिवस तक प्रत्येक ऐसे कॉन्टेस्टेंट को जिसकी कोई न कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसको किसी भी 3 न्यूज़पेपर्स में 3 तिथियों में ये समाचार प्रकाशित करना होगा, एक एडवर्टीजमेंट की तरह। ये उसके लिए आवश्यक होगा। और यदि वो किसी राजनीतिक दल से बिलोंग करता है तो ये सूचना उसको अपने राजनीतिक दल को उपलब्ध करानी होगी और उसके राजनीतिक दल का भी ये दायित्व होगा कि वो भी कम से कम 3 बार इस सूचना को प्रकाशित करे। चुनाव आयोग की तरफ से वीवीपैट का इंतजाम होने से मतदाता भी खुश नजर आ रहे हैं। बढ़िया इंतजाम है। पहले जो है ये लोग कह रहे थे EVM हैक करके जो है जीते हैं चुनाव और पता नहीं चल रहा है, तो इस बार जो है तुरंत पता भी चलेगा कि आपने किसको वोट डाला है। पिछली बार से जो इस बार बेटर है। इस बार निष्पक्षता है कि आप समझ जाएंगे कि आपने किसे वोट दिया है, ये चीज। तो मैं यही कहूँगा इस बार बेटर है उससे। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रचार सामग्री हटना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में करीब 14.5 करोड़ मतदाता हैं। साथ ही वोटिंग के लिए 1,63,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं।
सियासी बयार के बीच चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं की सहूलियत के लिए कई नई पहल की हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सहूलियत से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है। कैमरामैन सुधांशु के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, लखनऊ।